गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, बड़ा ही अच्छे से सीरियल वाइज चलेंगे। तो ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। तो आज के सेशन में कुछ बेसिक बातें रहेंगी, तो आप लोग इस सेशन को अटेंड करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल हो। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अभी रिसेंटली 2023 की बात करूँ तो जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उससे CFT पूछी गई थी और एक क्वेश्चन और आया था, शायद उपसह संयोजक संख्या करके एक क्वेश्चन था। मतलब 4-5 नंबर का इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है, जनरली 5-6 नंबर तक आ जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को सीखते हैं। आइए इस सेशन को समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक की मैं बात करूं तो अकार्बनिक कंपाउंड्स को सामान्यतः निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मैं अकार्बनिक कंपाउंडों की बात करूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो उसको सामान्यतः निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। साधारण लवण, दिक् लवण और सह संयोजक या संकुल जटिल यौगिक। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जो इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। और एक नाम से जानते हैं इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो बात करते हैं, मैंने बोला अकार्बनिक यौगिकों को सामान्यतः निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अकार्बनिक यौगिकों को निम्न कितने श्रेणियों में? निम्न वैसे तो 3 श्रेणियों में हम देख लेते हैं। हमारे पास एक इस तरीके से दे रखा है, एक सरल लवण या बोल दे साधारण लवण। दूसरा बोल देते हैं आणविक, दूसरा क्या बोल देते हैं? दूसरा हम बोल देते हैं आणविक या योगात्मक यौगिक। आणविक या योगात्मक यौगिक। इस आणविक या योगात्मक यौगिक की भी मैं बात करूं तो दिक् लवण और उपसह संयोजन यौगिक। एक हमारा दिक् लवण होता है और एक उपसह संयोजन यौगिक। बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल देते हैं। अकार्बनिक यौगिकों के आधार पर बात करूं तो उसे निम्न वैसे तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक साधारण लवण हो गया और एक आणविक या योगात्मक यौगिकों की बात करूं तो इसे दिक् लवण और एक उपसह संयोजक यौगिक में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं हम सरल लवण क्या होता है। सरल लवण क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे सिंपल साल्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल साल्ट। क्या होता है भाई? सरल लवण की अगर बात करूं, सिंपल साल्ट की, तो हमारे ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं उन्हें हम सिंपल साल्ट कहते हैं। सिंपल साल्ट की बात करूं, जो एसिड बेस की रिएक्शन से जो बनते हैं उससे हम क्या बोलते हैं?
उसे हम सिंपल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिंपल साल्ट कहते हैं। तो हमारे बोल सकते हैं बे यौगिक जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जो ऐसे यौगिक बोल सकते हैं, ऐसे यौगिक या बे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं, तो उन्हें सिंपल साल्ट कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? सिंपल साल्ट कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो एसिड एंड बेस की रिएक्शन से बनते हैं उन्हें सिंपल साल्ट कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो 2KOH प्लस H2SO4। भाई KOH क्या है? दिस इज बेस, और H2SO4 क्या है? दिस इज एसिड। तो ये क्या रखा है? दिस इज बेस, और ये क्या रखा है? ये एसिड। भाई जो जल में घोलने पर H आयन देते हैं उसे एसिड बोलते हैं, और जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये H पॉजिटिव दे देता है और ये क्या देता है? OH नेगेटिव दे देता है। K पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरीके से। तो बात कर लेते हैं हम, ये क्या बना लेगा भाई? एसिड और बेस की रिएक्शन कराई तो हमारे पास बन गया K2SO4 प्लस 2H2O। देख लेते हैं K यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 2K हैं, तो मैंने लिख दिया K2। यहाँ से ये K, देखिए यहाँ से मेरा ये आपका इतना ये और ये निकल गया K2SO4 प्लस बचा क्या? H2SO4। 2 H है यहाँ, 2 H है यहाँ, तो 2H2O, 2 दूनी 4 H होगा ये, और 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। तो K2SO4 प्लस 2H2O। एक और लिख सकते हैं हम, जैसे कि KOH दे रखा है प्लस HCN दे रखा है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? KCN प्लस H2O। ये दिस इज बेस और दिस इज एसिड। जो H आयन देते हैं जल में घुलने पर उसे एसिड कहते हैं। ये HCN समझे? HCN दे रखा है, तो KCN प्लस H2O, KCN प्लस H2O। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमने क्या पढ़ा अभी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोलते हैं। मैं अकार्बनिक यौगिकों के आधार पर बात करूं तो इसे सरल रबड़ और आणविक या योगात्मक यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा आणविक यौगिक है या जो योगात्मक यौगिक उसे भी दिक्लवड़ और उपसहसंयोजी यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। सरल जो हमारे सिंपल सॉल्ट होते हैं वो एसिड एंड बेस की रिएक्शन से बनते हैं, जैसे मैंने ये करके आपको दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं आपको लेके। मैंने सिंपल साल्ट की बात कर ली, आगे बात करता हूँ। हमारे पास आणविक या योगात्मक यौगिक में पढ़ने की इतनी नीड नहीं है यहाँ पर। हम सीधे सीधे बात करते हैं दिक्लवड़ की। किसकी बात करते हैं? दिक्लवड़ क्या होता है? दिक्लवड़ ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में अपने आयनों में अपघटित होकर अपनी पहचान खो देते हैं। भाई दिक्लवड़ क्या होता है? ऐसे आणविक यौगिक, ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक, ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो क्या है? जो ठोस अवस्था में क्या होता है? ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपनी जो पहचान है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में अपने आयनों में अपघटित होकर ये क्या है? अपनी पहचान खो देते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिक्लवड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं, लेकिन जलीय विलयन में घोलने पर ये आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में अपघटित हो जाते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। जैसे मैं बात करूं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O।
24H2O। ये क्या दरकार, दिस इज सॉलिड स्टेट में बात कर रहा हूँ सॉरी। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ये कैसे कैसे टूट जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये 2K पॉजिटिव प्लस 4SO4 नेगेटिव प्लस 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 24H2O। तो ये देखो, ये क्या दरकार है, दिस इज ठोस अवस्था में क्या है, इसकी पहचान है, लेकिन जल में घुलने पर क्या है, ये आयनों में टूट गया। आयनों में टूटने बाद हम नहीं बता सकते ये क्या है क्या नहीं है। क्या K2SO इंटू Al2SO किसका सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। ठोस अवस्था में तो इसकी पहचान है, लेकिन जलीय विलयन में क्या है, घुलने पर क्या होता है, इसमें जल में घुलने पर क्या है, जल में घुलने पर ये अपनी पहचान खो देता है। उसे क्या बोलते हैं, दिक्लवण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दिक्लवण बोलते हैं। तो आगे आइए, मैं आगे लेके चलता हूँ आपके लिए। आगे बात करते हैं उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है। उपसह संयोजक यौगिक होता क्या है। उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक नाम से जानते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भी देखो, उपसह संयोजन यौगिक होता क्या है, ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में आंशिक रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिससे एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक, ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक, ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में आंशिक रूप से, डेफिनेशन लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, परंतु जलीय विलयन में आंशिक रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिससे एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं 4 एग्जाम्पल बात करूँ यहाँ पर, K4FeCN6, K4FeCN6 ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरे पास ये। ठीक है, K4FeCN6, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आगे एक सेकेंड रुकना। ठीक है, ये देखा है K4FeCN6। मैंने बोला कि ऐसे आणविक या योगात्मक जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु क्या है, ये जलीय विलयन में पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या है, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिससे एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। ये टूटता है तो ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 2 पॉजिटिव, ये क्या दे रखा है, ये 4K पॉजिटिव, दिस इज सिंपल
सिंपल आयन, सॉरी सिंपल आयन दे रखा है, ये क्या दे रखा है सिंपल, दिस इज सिंपल आयन। और ये FeCN6 2 पॉजिटिव क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन, क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में ये क्या दे रखा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो देख लीजिए ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं परंतु जलीय विलयन में क्या अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, एक सिंपल आयन बनता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, उसी को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आणविक और योगात्मक यौगिक ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं, जलीय विलयन में नहीं बनाए रखते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखिए मैं आगे इसके लिए थोड़ा सा बताऊँ आपके लिए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा पड़ोस में K4 इसकी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो Fe, ठीक है, Fe दे रखा है, Cn कितने दे रखे हैं, Cn और NC, ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर के रूप में मैं बात करूँ, ये क्या दे रखा है, ये तो भाई मैं इसे बोल सकता हूँ आयनिक स्पेयर, क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ आयनिक स्पेयर, और इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये आयनिक स्पेयर है और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, आयनिक स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी ये किधर का है, दिस इज Fe, क्या है, Fe इधर का सेंट्रल मेटल आयन, Fe किधर का सेंट्रल मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्रीय धातु और परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। Cn क्या इधर का है, Cn क्या इधर का है, Cn भाई Cn क्या इधर का है, Cn क्या इधर का है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो क्या इधर का है, ये क्या इधर का है केंद्रीय धातु परमाणु, Cn क्या इधर का है, Cn इधर का है दिस इज लिगैंड, Cn के इधर का है दिस इज लिगैंड, के इधर का Cn दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई लिगैंड क्या होता है, किसकी बात कर लेते हैं, लिगैंड क्या होता है, आइए बात करते हैं लिगैंड क्या होता है। मैं लिगैंड की बात करूं, लिगैंड भाई 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि लिगैंड किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो वह परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु आयन से उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे लिगैंड कहते हैं। वह परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु आयन से भाई ये किधर का है, वह परमाणु हो या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल आयन दे रखा है, सेंट्रल मेटल आयन से क्या है एक उप सह संयोजक कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को क्या है एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखिए भी, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम क्या कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उसे क्या एक तीर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, इतना याद रखिए, आगे बता दिया जाएगा।
वह परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु, वह परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से क्या है, उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसे लिगैंड कहते हैं, उसे लिगैंड कहते हैं। लिगैंड हमेशा केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेना। या वह परमाणु या अणु, वह परमाणु या अणु, परमाणु या अणु, परमाणु या अणु जो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, आयन से, मेटल आयन से कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन क्या होता है, मैंने बताया तीर के द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होता है, जो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, लिगैंड, लिगैंड ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या करता है, डोनेट करता है। लिगेंड है परमाणु या अणु जो सेंट्रल मेटल आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा, समझ में आया होगा। आपकी अगर समझ में नहीं आया तो मित्रों आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से, अगर आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं उप सह संयोजन, उप सह संयोजन मंडल क्या होता है। आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा उप सह, उप सह संयोजन मंडल, उप सह संयोजन मंडल, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। अभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर कोई कमेंट में बताओ, फटाफट कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। अभी केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंड को एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। भाई केंद्रीय धातु आयन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन तथा लिगैंड, तथा लिगैंड को, लिगैंड को एक क्या है, एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट या कोष्टक, कोष्टक में, कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन, जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, जिसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जैसे मैंने पीछे अभी बताया था आपके लिए कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, दिस इज ब्रैकेट में लिखा गया है, ये क्या का, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, नहीं है, ये ब्रैकेट में है, तो किधर का, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जो ब्रैकेट के अंदर है। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल में अगर बताऊं तो मैं बता सकता हूं मित्रों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए देखिए, देखिए मैं
एक यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, K4 FeCN6 तो मैं बात कर रहा हूँ K4 FeCN6 जो FeCN6 जो ब्रैकेट के अंदर है, ये किधर का है? दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। किधर का है? ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है। आपको ये बात याद रखनी है, ये बात आपको क्या है, याद रखनी है। ये किधर का है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये बात के लिए अच्छे से समझा होगा। उसके बाद बात करते हैं उपसह संयोजक मंडल क्या होता है। ये तो हो गया, ठीक है। उपसह संयोजक संख्या क्या होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? उपसह संयोजन संख्या जैसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, से हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं भाई? याद रखना हमेशा, केंद्रीय धातु आयन जितने लिगैंड से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु आयन जितने लिगैंड से जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। भाई मैं बात करूं, देखिए सिंपल समझ लीजिए यहाँ पर K4 FeCN6, K4 FeCN6 में बात कर रहा हूँ। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के इधर का एटम, Fe के इधर का सेंट्रल मेटल। तो मैंने बोला कि केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय या सेंट्रल मेटल एटम बोल दूँ या फिर केंद्रीय धातु आयन जितने सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जितने जितने लिगेंडों से जुड़ा होता है, CN के तरह CN दिस इज लिगेंड, जितने लिगेंडों से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम, सेंट्रल मेटल आयन जितने लिगेंड से जुड़ा होता है, जितने लिगेंड से जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। K4 FeCN6 में क्या सेंट्रल मेटल, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6, क्योंकि 6 लिगेंड से जुड़ा, सेंट्रल मेटल आयन जितने लिगेंड से जुड़ा होता है, 6 लिगेंड से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आगे बात करूं CuNH3 का होल 4 SO4, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इसकी कितनी होगी? ये 4 NH3 लिगेंड से जुड़ा पड़ा है तो इसकी कितनी होगी? 4 होगी, 4। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये समझा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे का हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए, समझ के आइए, फिर आगे का हम आयनिक मंडल क्या होता है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये सब क्या होता है आगे सीखेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझा होगा। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू सो मच आज तक इस सेशन को देखने के लिए। और आगे के सेशन को हम एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।